कई ऐसे साथी थे, इंडियन नेशनल लोकदल के पुराने और बड़े वरिष्ठ साथी थे जो किसी भी कारण से पार्टी में ना रहे, पर उन सबों ने इच्छा जताई कि भी इंडियन नेशनल लोकदल में वापस आना चाहते हैं। तो आज हमने सारे कैथल ज़िले में अलग अलग हल्कों में जोन वाइज हमने प्रोग्राम रखे हैं और जितने भी हमारे साथी उनकी अभी घर वापसी के प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके तहत हम यहाँ पर आए। और सर, प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है, काम काज को कहाँ देखते हो? देखिए, प्रदेश की जो सरकार का काम काज है मेरे हिसाब से तो ये नेगेटिव में चलता है। अगर आप मेरे को कहोगे 1 से 10 के बीच में इनको कोई अंक दो तो मैं तो नेगेटिव वन दूंगा इनको, क्योंकि ये ऐसी सरकार है जहाँ कहीं पर प्रदेश के अंदर प्रोग्रेस की राजनीति करी जाती है। एकमात्र सरकार है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो केवल और केवल जात पात की राजनीति करती है। ये केवल और केवल ऐसी सरकार है जो सिर्फ लोगों को बांटने का काम करती है। किसानों को बांटने की कोशिश करती है ये सरकार, लोगों को जात पात के नाम पर बांटने की कोशिश करती है। जो सरकार लोगों को बांटने का काम करती है वो कभी प्रोग्रेस की राजनीति नहीं कर सकती, वो कभी प्रदेश के अंदर या देश के अंदर प्रोग्रेस नहीं ला सकती। सर, 7 साल में 28 पेपर कैंसिल हो गए, क्या कहोगे? और दूसरा सर, एसएससी बोर्ड क्या बर्खास्त होगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है देखने वाली है 7 साल में जो 28 पेपर कैंसिल हो, कोई भी पेपर, जितने भी ये पेपर लीक हो, बिना सरकार की मंजूरी के कोई पेपर लीक नहीं हो सकता। सरकारें पहले भी हरियाणा के अंदर रही हैं, पहले भी इतने सिस्टम रहे हैं, पहले तो कभी पेपर लीक हुई। ये तो सरकार के खुद के आदमी हैं जो इन पेपर को लीक करने का काम करते हैं, पैसे बटोरने का काम करते हैं, पैसे इकट्ठे करने का काम करते हैं। फिर दोबारा जब ये पेपर कैंसिल होते हैं तो उनको एक और मौका मिल जाता है कि इसके ऊपर ही स्कैम चलाना। आज के दिन हरियाणा के अंदर इससे ज़्यादा निंदा की क्या बात होगी कि सारे पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गारी की मात्रा अगर कहीं पर है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर है। 28% से ज़्यादा आज के दिन हमारे प्रदेश के 28% जो युवा हैं वो बेरोज़गार है, लेकिन सरकार इतनी नाकाम है कि आज भी उन साथियों को रोज़गार नहीं दे सकती। और उससे भी ज़्यादा बड़ा आपको एक स्कैम बताता हूँ। जब कांस्टेबल के पेपर जब अनाउंस हुए थे 8 लाख एप्लीकेंट थे, उन सभी एप्लीकेंट की जितनी एप्लीकेशन की फ़ीस थी ये प्राइवेट कंपनी को दी गई थी। प्राइवेट कंपनी ने पैसे तो सबके इकट्ठे करे थे, लेकिन किसी भी एप्लीकेंट को पेपर कैंसिल होने की वजह से रिफंड नहीं मिला। अब दोबारा जब ये निकलेंगे तो दोबारा प्राइवेट कंपनी के माध्यम से ये अपने ही आदमियों की प्राइवेट कंपनी चालू करवाते हैं और उन्हीं के माध्यम से ये फिर पैसे बटोरने का काम करते हैं। किसान काफ़ी लंबे समय से अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, लेकिन अब वहाँ भी कुछ ना कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा, हालांकि इनेलो ने उनको पूरा समर्थन दिया, चौधरी साहब भी वहाँ गए, लेकिन अब वहाँ राजनीतिक होने लगी, राजनीतिक में, और अब कह रहे हैं कि कुछ आपस में आरोप प्रयोग लगने शुरू हो चुके हैं। कहाँ थे? क्योंकि कई ऐसे दल हैं जो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो राजनीति करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी मेरा एक मानना है, और मैं तो खुद बॉर्डर पर जितना टाइम लगाया, मेरी एक चीज़ देखी हुई है कि जो लोग मंच संभालते हैं ज़रूरी नहीं है कि सारे किसान उनके साथ हैं। आप अगर वहाँ पर जितने भी आसपास टेंट लगे, जितने भी अलग अलग गांव के जट्ठे गए हुए हैं, अगर आप उनमें जाओगे तो ये लोग किसी भी राजनीतिक दल के नहीं हैं। ये लोग अपनी खुद के मन से, अपनी मंशा से इन काले कानूनों के खिलाफ लड़ने के लिए गए हैं। और मैं तो आज भी ये मानता हूँ कि भले ही भी जो भी आगे इनकी जितने भी कोई नेता हैं या कोई, भले ही ये किसी भी दिशा में चले जाएं, लेकिन देश का और प्रदेश का जो किसान है वो आज भी उतना ही मजबूत और डट करके बैठा है कि भाई हम तो इन काले कानूनों की पूरी तरह से खिलाफत करेंगे। सरकार चाहे 1000 कोशिश करे इनको बांटने की, ये सरकार का वहम है। जो किसान इस देश के आज 9 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया, 9 महीने से ज़्यादा जो किसान वहाँ बॉर्डर पे बैठे, इन्होंने सर्दी देख ली, इनने गर्मी देख ली, बारिश सहन करी, आंधी तूफान सब सहन करा। किसान आज भी उतनी मजबूती से बैठा है। जो सच्चा जो किसान है वो डट के आज भी इन काले कानूनों के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ बैठा है। और ये तो मैं एक चीज़ मानता हूँ, सरकार की बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है जो सरकार आज हाथ पे हाथ रख के बैठी है। सरकार को किसानों की मांग माननी भी चाहिए और किसानों की बात सुननी भी चाहिए। सर, पंचायती राज में बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं सर, और उप मुख्यमंत्री के जितने महकमे हैं लगभग घोटाले सामने आ रहे हैं। हम तो जी पहले क्या करते थे, ये तो है ही खाओ। इसका सबसे आपको पहला उदाहरण मैं आपको ये दे देता हूँ। जब बड़े चोई साहब जब राजनीति में आए थे, जब मंत्री पहली बार बने थे, तो उन्होंने कौन सा डिपार्टमेंट लिया था? उन्होंने लिया था एग्रीकल्चर का, कृषि, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक वादा किया था लोगों को कि भाई मैं किसानों के साथ हूँ और किसान ही मेरा पहला धर्म है, मेरा कर्म है, मैं कर्म से किसान हूँ, किसानों के लिए मैं काम करना चाहता हूँ।
जब देश में उप प्रधानमंत्री बने तब भी उन्होंने जो डिपार्टमेंट अपने पास रखा वो कृषि का था। और जो जेजेपी के जो उप मुख्यमंत्री बने इनने तो मांगी सारे रुपये वाले डिपार्टमेंट थे। और वो भी जब सारे प्रदेश में, सारे देश के अंदर लॉकडाउन लग गया था, जब महामारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि भाई लोगों को घर से बाहर निकलना उनके लिए दुर्बल हो रखा था, कितनी डेथ हुई, कितना नुकसान हुआ है देश को, प्रदेश को। एक रट लगा दी, भाई ठेके खोल दो, ठेके खोल दो, ठेके खोल दो। क्यों? क्या इस चीज़ के लिए बड़ी चौधरी साहब की फ़ोटो लगाए फिरते अपने पोस्टरों पे? जननायक चौधरी देवीलाल होते तो कभी भी प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति ना आने देते। तो ये तो केवल उनके नाम का दुरुपयोग करते हैं। ये तो ऐसे लोग हैं जिनका मन ही सिर्फ यही, जो आज भी सत्ता के अंदर बैठे हैं तो सिर्फ एक ही कारण से ये बैठे हैं, क्योंकि इनको 9 महकमे जो दे रखे। वरना हरियाणा की जनता ने खुल करके इनका विरोध करा। हरियाणा की जनता ने खुल करके इनको बोला कि भाई तुम इस सरकार को छोड़ दो। बहाना इनके पास ये, भाई हमारे छोड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है। अरे मेरे पिताजी ने इस्तीफ़ा दिया, एक इंसान के इस्तीफे से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस्तीफ़ा दे करके उन्होंने हरियाणा प्रदेश के किसानों को, सभी साथियों को ये साबित कर दिया कि भाई जो सरकार इन गलत कानूनों में भाई लोगों को दबाने का काम करी, उस सरकार का मैं हिस्सा नहीं रह सकता। प्रोटेस्ट उन्होंने करी और सही मायने में जनता के बीच में जाने का उन्होंने काम किया। पार्टी को संगठन को मजबूत करने के लिए क्या विशेष, किस तरह के अलग अलग जो है वो आज कौन कौन शामिल हुआ है? आज हमारे कई साथी अभी शामिल वाले सारे प्रोग्राम आगे आएंगे, हम आपको पूरी लिस्ट दे देंगे जितने भी हमारे साथी हैं, क्योंकि कई साथी हैं। और संगठन को मजबूत करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है वर्कर का मान और सम्मान। संगठन के जो आपके साथी हैं उनका मान और सम्मान। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने एक एक कार्यकर्ता का मान और सम्मान सबसे आगे रखने का काम किया, और उसका नतीजा आज ये कि आज हमें गांव-गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। गांव-गांव से हमारे पास फ़ोन आया करते हैं कि जी हमारे गाँव आओ, हम जी दूसरी पार्टी में चले गए थे, कोई जेजेपी में चले गया था, कोई बीजेपी में चले गया था, कोई कांग्रेस में चले गया था। आज वो सभी साथी एक चीज़ कहते हैं कि जी जो कार्यकर्ता का मान और सम्मान और जो संगठन में काम करने की जो खुशी मिलती है वो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल में मिलती है। वो सभी साथी आज एक एक करके भी पार्टी ज्वाइन करने का काम करें, और केवल कैथल के अंदर नहीं, सारे हरियाणा प्रदेश के अंदर अन्य जगहों में, अन्य जिलों में हमारे साथी जो पुराने साथी हैं वो वापस पार्टी में आने का काम करें। जब आपका परिवार बढ़ेगा, जब आपका संगठन बढ़ेगा, तो संगठन अपने आप और मजबूत होता चलेगा। दो सवाल है। एक, सरकार अन्नपूर्णा उत्सव मना रही है आज और कल, हर लोग तो बड़ी बड़ी फोटो लगा दी। जो डिपो पर राशन दिया जा रहा है उनको डिपो धारक खाली भेज रहे हैं, या जो राशन दिया जा रहा है वो पशु के खाने लायक भी नहीं है। इसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो सरकार जो इनकी नीतियाँ, ये ऐसी नीतियाँ हैं जो केवल और केवल प्राइवेट लोगों को फ़ायदा दिलाने का काम करती है। ये सरकार काम कम करती है, दिखावा ज़्यादा करती है। इसका आपको एक उदाहरण देता हूँ। पहले तो मोदी जी सारे देश के अंदर भी चलाते गए, बोलते गए कि भाई तुम एक काम करो, अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दो, भाई गरीबों को मैं सब्सिडी पे, फिर हर गरीब घर को मैं गैस दिला पाऊँगा। बहुत लोगों ने अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दी इस चक्कर में। और क्या करा सरकार ने? भाई जिन लोगों को सब्सिडी देनी भी थी उनकी भी सब्सिडी आज के दिन काट दी। डिपो में तेल मिला करता था, तेल की सब्सिडी मिला करती थी, आज के दिन वो बंद हो गई। ये काले कानून बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये FCI को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। जब FCI कमज़ोर हो जाएगी आर्थिक तौर पर, तो फिर कणक की परचेज़ कौन करेगा? और जब FCI कणक की परचेज़ ही नहीं करेगी तो डिपो के अंदर वो सब्सिडी पे बेचने का कैसे काम करेंगे, देने का काम कैसे करेंगे? तो ये एक षड्यंत्र है। तो सारे देश को, जैसे कि आपने बहुत जगह मीम पढ़े होंगे, देख लेंगे, ये तो कोई चीज़ नहीं है इस देश के अंदर जो आज बेचने राजी नहीं है। इनको तो मौका मिल जाए, ये तो पत्रकारों को और हमको भी बेच देंगे। ये तो ऐसी सरकार आज के दिन चल रही है। एक दुष्यंत चौटाला से कल एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा था भी क्या जेजेपी और इनेलो चुनाव में, भविष्य चुनाव में एक हो सकती है? दुष्यंत चौटाला का जवाब था कि जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है तो उससे क्या गठजोड़ होएगा? तो कोई नहीं, ना करो हमारे साथ गठजोड़, हम तो वैसे भी नहीं चाहते इनके साथ गठजोड़ करना। जिन्होंने सारे प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया, जिन्होंने सारे प्रदेश का सत्यानाश कर दिया, जिन्होंने इतनी ज़्यादा भूख लगा रखी है, उनके साथ कोई क्यों जुड़ना चाहेगा? और हमारी छोड़ो, आप उचाना में जाके पूछ लो, कोई गांव का आदमी इनके साथ जुड़ के राजी है कि नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार क्या होया था, एक जो डिप्टी CM है, इसने जाके लोगों से पूछा भैया तुम मेरी खिलाफत क्यों कर रहे हो? तो एक बुढ़े ने उसको बड़ा तगड़ा जवाब दिया। उसने कहा कि भी हमारे गाँव में एक बार सांग चला था, और जो सांगी था, जो सांग करने वाला था, बड़ा भुंडा गाने वाला था। तो एक आदमी आ गया, लठ ले गए, तो जो सांग करने वाला था वो छुप गया। तो जो आदमी आया लठ लेके, उसने बोला ना ना तू फिक्र ना कर, मैं तेरे को नहीं कुछ कहूँगा, तेरे को लानिया कौन था यो बता, मैं उसने पकड़ूंगा। इस बीजेपी की सरकार को लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए आज सारा प्रदेश इनके खिलाफ है।
इन्होंने जगह जगह रुक्का मार के एक चीज़ बोली कि जी कसम खाते हैं, आपकी कसम खाते हैं बड़े चोई साहब जी कि हम इस बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और बाकी आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है कहाँ जाके बैठे, सीधा जाके बीजेपी की गोद में बैठने का काम। जो लोग राजनीति झूठ की करते हैं, जो लोग राजनीति लालच की करते हैं और जो लोग राजनीति इतनी नॉन सीरियस तरीके से करते हैं, उनके साथ हमारा ना तो आज मेल बन सकता है और ना कल मेल बन सकता है। क्या इलाहाबाद चुनाव अर्जुन चौटाला लड़े? इलाहाबाद चुनाव का फैसला जी इलाहाबाद के हमारे कार्यकर्ता करेंगे, और जिसको भी हमारे कार्यकर्ता कहेंगे लड़ने के लिए, वो कार्यकर्ता हमारे आगे बढ़ चढ़ के लड़ने का काम करेंगे। तो कब तक जो है जनता के बीच में आना शुरू करेंगे, दौरे शुरू करेंगे? बड़े चोई साहब के दौरे शुरू हो गए और जिला वाइज उनके जो कार्यक्रम है वो बनने शुरू हो गया। आप कहेंगे तो मैं पार्टी दफ्तर से आप 3 तारीख का कैथल का एक का सिरसा का है, तो हर जिला वाइज उनके 1 तारीख से शुरू हैं कार्यक्रम, और हर जिले में जाने का काम करेंगे और अपने संगठन के सभी साथियों से मिलने का काम करेंगे। भाई साहब, बीजेपी ने 1 तारीख से 14 तारीख तक तिरंगा यात्राएं निकाली। नाम दिया गया कि वो शहीदों को सम्मान करते हैं, तिरंगा यात्रा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो बीजेपी बात करती है शहीदों को सम्मान करेंगे, 19 जुलाई को हमारे कितने सैनिक शहीद हुए थे चाइना और इंडिया की क्लैश में, आपको ध्यान होगा। लेकिन ये वही बीजेपी सरकार है जिसने 19 जुलाई को चाइना के एक बैंक से लोन लेने का काम करा, उस बैंक में जिसमें चाइना की सरकार का 27% स्टेक है। एक तरफ ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं उन शहीदों के लिए जो शहीद हुए हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं शहीदों का ये अपमान करने का काम करते हैं, उसी देश से उधार लेकर जिस देश की वजह से हमारे सैनिक शहीद हुए। तो ये तो बिल्कुल जो आपके तो एक हिपोक्रेसी का काम करा है इन्होंने, और हम तो जी इसकी निंदा करते हैं। जो लोग सच्ची में देश के गद्दार हैं उनको तिरंगा यात्रा नहीं निकालनी चाहिए, उनको तो जनता के बीच में जाके लोगों से सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। रामपाल माजरा, अशोक अरोड़ा, ऐसे कई नाम थे जो बीच इनेलो में थे, लेकिन क्या इन लोगों को भी इनेलो वापसी? देखिए जी, सभी हमारे पुराने साथी, और जो भी पुराना साथी, क्योंकि हमारे परिवार के ही लगा लो, इंडियन नेशनल लोकदल का एक कार्यकर्ता हमारे परिवार का ही, कोई भी सदस्य हमारे परिवार में वापस आओगा तो भी परिवार का आप हिस्सा हो, परिवार में आओ और परिवार में अपनी जिम्मेवारी निभाओ। एक सेकंड, आईएसओ के राष्ट्र तो ये अनाउंस कर दे दी ना, आज हमारी आईएसओ की जिला की कार्यकारिणी जो है वो हमारे प्रधान है भाई दीप बालू, इन्होंने सारी कार्यकारिणी अब जो जिले की है वो पूरी कर दी है, वो आपके आगे सारे नाम अनाउंस कर दिए। आज आईएसओ की जिला कार्यकारिणी बनाई गई है, जिसमें अजय कोटड़ा है।